तो यार अब तक पिछली वीडियो में हमने देखा था दियो के सामने एक दरवाजा सा ओपन होता है जिसके कारण वो 10 फ्लोर की गहराइयों तक जा पहुंचता है। उधर ही उसके सामने एक ट्रेजर होता है। उस ट्रेजर को देख के दियो के मन में काफी ज्यादा खुशी होने लगती है क्योंकि उस ट्रेजर को पाने से कोई बंदा भी अल्केमिस्ट की गहराइयों तक पहुंच सकता है। और जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि अल्केमिस्ट इस दुनिया में काफी ज्यादा कम पाए जाते हैं। अल्केमिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब दियो उस ट्रेजर को पाने के लिए जूजू अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता ही है कि नजर चपकते दियो उसकी सेल्फ डिफेंस लाइन में जा पकड़ा जाता है और अब दियो का जिस्म आग के शोलों के कारण जलने लगता है। वो आग थोड़ी अजीब सी किस्म की होती है क्योंकि दियो के इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी दियो अपनी मैजिकल पावर के कारण उस आग को बुझा नहीं पा रहा होता। क्योंकि दियो जो भी मैजिकल पावर का इस्तेमाल उस आग के खिलाफ करता है वो आग उस मैजिकल पावर को ही जज़ब करके और भी ज्यादा तेज हो जाती है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ये आग इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के अजीब होती है। ये आग की ताकत आम आग से 100 गुना ज्यादा बढ़ के होती है। लेकिन हैरानगी की तो बात यह है ये आग बहुत धीरे धीरे करके जलाती है जिस वजह से दियो सब दर्द से तड़पेगा और उसकी तड़पा तड़पा की मौत होगी। अब ये दर्द दियो की 100 से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है। दियो अपने मन में भी यही सोच रहा होता है आज तक मैंने कभी ऐसी आग के साथ काउंटर नहीं किया जो आग 100 गुना ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके जिस्म को जलाती है जिससे तुम्हारी मौत काफी ज्यादा तकलीफ दे होती है। दियो बार बार अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल इस आग के खिलाफ करता है और हर एक मुमकिन कोशिश करता है इस आग को बुझाने की। मगर दियो ये देख के सहन सा जाता है कि आज तक उसने जो भी सीखा है वो इस आग को बुझाने के लिए काफी ही नहीं है। दियो को हम परेशानी में देखते हैं, बेचैनी में देखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे भी क्या। कि एक वक्त आता है दियो भी हार मान ही लेता है और अपने जीने की सारी उम्मीदें को खो बैठता है कि नजर चपकते उसकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ती है जो कि उसे जीने की दोबारा से उम्मीद देती है। उसकी नजर उन एल्केमी के पार्टिकल्स पे पड़ती है जो कि बीच रास्ते में उसने चुराए थे। वो आग जूजू दियो के जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है। ये देख के वो एल्केमी के पार्टिकल्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। एक तरफ वो आग जूजू दियो के जिस्म को तकलीफ दे रही होती है, दूसरी तरफ वो एल्केमी के पार्टिकल्स आग से भी 2 गुना ज्यादा बढ़ के दियो के जिस्म को हील कर रहे होते हैं कि अब थोड़ी देर में वो एल्केमी के पार्टिकल्स उस आग को भी बुझा देते हैं। उस आग को बुझाने के बाद दियो अभी भी उस ट्रेजर से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होता क्योंकि वो ट्रेजर वाकई में काफी ज्यादा कीमती होता है। दियो सोचता भी है कि अगर मैं दोबारा से अपने हाथ को आगे बढ़ाऊंगा तो ये आग मुझे जा पकड़ेगी, लेकिन इस बार उसके पास एल्केमी के पार्टिकल्स भी है जो कि उस आग की तकलीफ से पहले पहले उसे हील करना शुरू कर देंगे। मगर बात तो यहाँ पे आती है कि ये काफी नहीं है उस एल्केमिस्ट के ट्रेजर को पाने के लिए, क्योंकि ये टावर तुम्हें तब तक ये एल्केमिस्ट का ट्रेजर नहीं देगा जब तक तुम इस पूरे की पूरे तरीके से इस आग पे बाड़ी पड़ जाओ। तो इसे बुझाना सिर्फ काफी नहीं है बल्कि इसकी मेन सोर्स को तबाह करना होगा जिससे ये आग शोलों की तरह निकल के आ रही है। उसे याद आने लगता है कि उसकी टीचर जाबशीरा काफी आसानी से इन फ्लेम्स वगैरह को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट है। अब ऐसा करने के लिए जरूरी है कि दियो अपने जिस्म से सारी की एनर्जी को एक जगह पे फोकस करे और इसके बाद दोबारा से उस आग को अपने पूरे जिस्म पे फैलने दे। उस दौरान दियो दर्द से तड़प रहा होगा लेकिन दियो को दर्द को कैसे ना कैसे करके सहना होगा और जब वो आग उसके पूरे जिस्म पे जब फैल जाएगी तो तभी दियो को उस एल्केमी के पार्टिकल्स को रिलीज करके उस आग के पार्टिकल्स के साथ जा जोड़ना होगा। इसके चलते जब आग के पार्टिकल्स और एल्केमी के पार्टिकल्स एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए जब एक हो जाएंगे तो वो आग अपने आप ही जड़ से खत्म हो जाएगी। हम देख पाते हैं दियो इसी मेथड को फॉलो कर रहा होता है। इस दौरान वो काफी ज्यादा दर्द से तड़प रहा होता है लेकिन आखिरकार कैसे ना कैसे करके एल्केमी और ये आग के पार्टिकल्स आपस में एक हो जाते हैं और ये सारी की सारी पावर्स अब दियो के जिस्म में जज़ब हो जाती है। तो दोस्तों मैं एक लम्हा लेके आप सबको ये बताना चाहूंगा कि वीडियो इसलिए लेट है क्योंकि मुझे काफी सख्त बुखार था और ये बात मैंने आप सबको कम्युनिटी में बताई भी थी, तो इसलिए कम्युनिटी सेक्शन पे नजर रखा करे। अब मैं ठीक हो चुका हूँ तो वीडियो जल्दी आ जाए करेगी। तो हाँ यार तुम लोग ये कह सकते हो कि दियो ने इस ट्रेजर को पा
लिया है और इसके साथ ही साथ एल्केमी के पार्टिकल्स और आग के पार्टिकल्स एक होने की वजह से यिंग यांग का जो एक वक्त में आधा बैच था वह पूरे तरीके से पूरा हो चुका है, जिस वजह से दियो की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दियो का लेवल ऑलरेडी वॉरियर लेवल था, लेकिन अब वो वॉरियर लेवल से भी उठ के कई गुना ज्यादा ऊपर आ जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था यिंग यांग की पावर वन ऑफ द सुपर नेचुरल पावर में से एक है। इस दुनिया में ऐसी 10 शक्तियां पाई जाती है और दियो ने उनमें से एक खतरनाक शक्ति को पा लिया, जिसके बाद दियो के जिस्म से बढ़ बढ़ के यिंग यांग का ऑरा बाहर निकल आता है। वो जहाँ पे भी कदम रख रहा होता है जमीन दस्ती चली जा रही होती है मेरे भाई लोगों। ना के सफिता बल्कि दियो जो एक एक कदम ले रहा होता है, दियो का एक एक कदम के पीछे यिंग यांग का ऑरा सा निकल रहा होता है। दियो ये देख के समझ गया कि मैंने यिंग यांग लेवल तो पा लिया है, लेकिन इसमें भी लेवल्स होते हैं। इस वक्त मैं यिंग यांग के लेवल 1 पे हूँ, मुझे इससे परफेक्ट करना होगा ताकि यिंग यांग की पावर मेरे जिस्म को नुकसान न पहुंचाए। तो दियो को यिंग यांग की पावर को कंप्लीट करने के लिए यिंग यांग की फॉर्म में ही कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। ये पावर अब दियो को चुभ रही होती है, तो दियो इसे फुल पावर से बाहर निकालता है और इसकी पावर इस कदर ज्यादा होती है कि इस पावर को बाहर निकालने की वजह से दियो 10th फ्लोर को वहीं पे चकनाचूर और तहस नहस कर देता है। हाँ, 10वें नंबर का फ्लोर जहाँ तक कोई जिंदगी में कभी पहुंचा भी नहीं है, शायद से 1-2 गिने चुने लोग। और उस फ्लोर को दियो ने उस फ्लोर को तोड़ा है जिसके बारे में अफवाह फैल रखी होती है कि ये बंदे को तोड़ देती है। आज दियो ने उससे तोड़ दिया। 10th फ्लोर को तोड़ने के बाद दियो अपने आप को 9th फ्लोर के उसी शीशे वाली जगह पे पाता है जहाँ पे ना के निकलने का कोई रास्ता तक नहीं होता। ये वही जगह है जहाँ पे एक वक्त में दियो का जिस्म रेजा रेजा होके गायब होने लगा था, क्योंकि दियो उस दौरान 9th फ्लोर के लिए ताकतवर नहीं था। मगर यिंग यांग की पावर को पा लेने की वजह से दियो का जिस्म अब पूरे तरीके से 9th लेवल पे बाड़ी पड़ रहा होता है। उसके जिस्म पे एक खरोच तक नहीं आती। दियो अपनी ये शक्तिशाली पावर्स को गले लगा के अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, मगर अभी भी एक छोटा सा मसला होता है। दियो अपने मन ही मन में कहने लगता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से अब बाहर कैसे निकलूंगा? यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने के बाद दियो समझ जाता है कि यहाँ से वाकई में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो दियो यहाँ पे कहता है, चलो अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं रास्ता बना लूंगा। क्योंकि जहाँ तक 10 लेवल फ्लोर की बात है, मैंने तो उससे भी तहस नहस कर दिया था, तो ये तो फिर भी 9th लेवल का फ्लोर है। अगर रास्ता नहीं है तो मैं जबरदस्ती अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस 9th लेवल के फ्लोर के आधे हिस्से को तोड़ दूंगा। ये दियो की कहने की ही देर होती है। दियो यहाँ पे दोबारा से अपनी यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करके 9th फ्लोर के मेन हिस्से को तबाह कर देता है। मगर यहाँ पे मैं आप सबको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, दियो ने जरूर 9th लेवल के मेन हिस्से को तबाह तो कर दिया है, लेकिन ये वाला मेन हिस्सा ये टावर के पूरे मेन बैरियर को कैरी आउट करता है। अब ऐसा करने से क्या होगा वो तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा, मगर तुम लोग ये मान के चल सकते हो बाकी सारे के सारे एल्केमिस्ट का ध्यान अब इसी टावर की तरफ जाएगा कि आखिर किसने उसके 9th फ्लोर के मेन हिस्से को तबाह कर दिया। खैर यार, दियो 9th फ्लोर के मेन हिस्से को तबाह करने के बाद वापस से 9th फ्लोर के लो लेवल वाली जगह पे आ जाता है। दियो ठान बैठा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इस टावर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच में ये टावर खुद ही दियो का ध्यान एक और ट्रेजर की तरफ करवाता है। वो ट्रेजर एक ऐसी सोर्ड होती है जो कि यिंग यांग की पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होती है, जिस वजह से दियो का ध्यान उस सोर्ड की तरफ पड़ा है, जो कि यही सोर्ड एक पत्थर के अंदर दसी पड़ी होती है। मगर दियो चूचू उस सोर्ड को पकड़ के बाहर निकालता ही है, वो सोर्ड आधी बीच में से टूटी होती है। दियो सोचने लगता है ये सोर्ड जैसे कि कुछ लम्हे पहले मुझसे खुद बात करके मुझे यहाँ तक लाई है, मगर ये सोर्ड तो टूटी हुई है। क्या ये वाकई में एक ट्रेजर है या फिर ट्रेजर के नाम पे दब्बा है? दियो इंतहाई कीमती सोर्ड पे कमेंट पास कर रहा होता है और उसे एक शक बड़ी निगाहों से घूर रहा होता है कि थोड़ी देर में दियो की यिंग यांग की पावर ऑटोमेटिकली इस ब्लेड के अंदर जाने लगती है और यिंग यांग पावर की वजह से ये सोर्ड अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है। तब कहीं जाके दियो को एहसास होता है कि हाँ यार, ये सोर्ड तो अपने आप में ही खास है। इसके तुरंत बाद दियो के सामने एक पोर्टल सा खुलता है। उस पोर्टल को अपनी निगाहों के सामने देख के दियो सोचने लगता है, ये सोर्ड मुझे यहाँ तक लाया, शायद से अब ये मुझे टावर से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रही है। दियो इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है कि इसी बीच में पीछे से एक सोर्ड उड़ते उड़ते आके दियो को लगने वाली होती है, लेकिन दियो वक्त पे ही
उसे डॉज कर लेता है। और जब दियो उस स्वॉर्ड की दिशा की तरफ मुड़ता है जहाँ से ये स्वॉर्ड उड़ती उड़ती आई होती है, तो दियो अपने सामने उसी लड़की को पाता है जिसने कुछ लम्हे पहले 9th फ्लोर में दियो की मदद की थी। वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से से बहते हुए कहने लगती है, मैंने 9th फ्लोर में तुम्हारी मदद करके तुमसे भलाई की थी, मगर बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे धोखा देके मरने के लिए छोड़ दिया उस एक आंख वाले के पास। हमें मालूम पड़ता वो एक आंख वाला एल्केमी की पावर का इस्तेमाल करके इस लड़की के खिलाफ लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की ने उस एक आंख वाले डीमन को हरा दिया था। दियो इसी लड़की के बारे में सोचने लगता है, ये लड़की का जिस्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन जो हैरानगी की बात है इसकी मैजिकल पावर इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दियो को याद आने लगता है कि 9th फ्लोर में वो लोग प्रेशर के मारे मरते जा रहे थे, लेकिन इस लड़की को जरा भी प्रेशर महसूस तक नहीं हो रहा था, क्योंकि इस लड़की की मैजिकल पावर से जो मैग्नीट्यूड निकलती है वो सारी की सारी रेस को कैंसिल करती है। इसका मतलब है इस लड़की की मैजिकल पावर इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की भी अपनी मैजिकल पावर से एक वक्त में कई सारी स्वॉर्ड को समंड करके हमारे दियो पे वार करती है, मगर इससे पहले एक भी स्वॉर्ड दियो को जा भी लगती कि दियो ने जो अपने हाथ में स्वॉर्ड को थाम रखा होता है वो दियो के हाथ से अपने आप ही खिसक के खुद इन स्वॉर्ड की तरफ बढ़ के इन सारी की सारी स्वॉर्ड को वहीं पे डिफ्लेक्ट करके इधर उधर फेंक डालती है। ये देख के दियो इस स्वॉर्ड की दाद देते हुए कहता है, अरे वाह, मुझे तो एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये स्वॉर्ड तो अपने आप ही हमलों को डिटेक्ट करके उन हमलों को वहीं पे खत्म कर डालती है। उसकी पावर का ये नमूना देख के उस लड़की की भी पैरों तले जमीन वहीं पे खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि कभी भी इस लड़की के मैजिकल अटैक्स को किसी ने इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं किया होता, क्योंकि इस लड़की की मैजिकल पावर इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की पूरे तरीके से घबरा जाती है कि ये आखिर कौन है, ये इतनी जल्दी पहले से काफी ज्यादा कैसे पावरफुल हो गया। साथ ही साथ ये लड़की सोचने लगती है, इसके यहाँ पे आने से पहले मुझे जैसे कि कुछ ऐसा महसूस हुआ कि 9th फ्लोर की एक लेयर को किसी ने तोड़ दिया। वो पीछे मुड़ के इधर उधर मुड़ के यही नोटिस कर रही होती है कि क्या इसने कहीं और जगह पे भी डैमेज दिया। वो लड़की जब एक तरफ इतनी ज्यादा बिजी होती है चीजों को नोटिस करने में, इस मौके से फायदा उठाते हुए दियो फौरन से यहाँ से खिसक लेता है, क्योंकि दियो इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी वेपन को समझने के लिए और साथ ही साथ यिंग यांग की पावर को कल्टीवेट करने के लिए। यही सब सोच के दियो पोर्टल से होते हुए फौरन से टावर के बाहर लैंड करता है। दियो टावर से बाहर आ जाने के बाद कहने लगता है, उफ, बाल बाल बचा। कि वहीं पे दियो उन्हीं अमीरजादों को अपने सामने पाता है। वो अमीरजादे दियो से कहने लगते हैं, मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से बाहर निकलोगे, क्योंकि 9th फ्लोर जो अच्छे से सरवाइव करता है फिर वो फ्लोर उसे खुद ही बाहर निकालता है। इस रास्ते के बारे में मुझे पहले से ही मालूम था। ये अमीरजादे नोबल फैमिलीज के और लोगों को भी लाए होते हैं, और हम सबको मालूम है कि नोबल फैमिली का वीकेस्ट बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस बार ये अमीरजादे नोबल फैमिली में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को लाए जो कि अपनी स्किल और टीम वर्क की वजह से जाने जाते हैं। अब हम देख पाते हैं वो दियो के खिलाफ दोबारा से लड़ने लगते हैं, और ये सारे के सारे लोग मिलके अपने टीम वर्क पे रिलाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग चारों तरफ से दियो को घेर के एक स्क्वायर की शक्ल में बैरियर को कास्ट करते हैं। यहीं पे अमीरजादे का बड़ा भाई कहने लगता है, पिछली बार जब हमने लड़ा था हम दोनों ऑलमोस्ट एक जितने ही पावरफुल थे, लेकिन इस बार जो मैं लोग लाया ये सारे के सारे लोग भी मेरी तरह ही पावरफुल है, तो इसका एक ही मतलब है तुम मुझ जैसे 4 या फिर 5-5, 6-6 लोगों से एक साथ लड़ रहे हो। दियो उसे याद दिलवाते हुए कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार जब हमने लड़ा था तुम मेरे खिलाफ अच्छी फाइट लड़ पा रहे थे, मगर इसके बावजूद भी मेरे कुछ मैजिकल पावर्स के अटैक तुमसे पिछली फाइट में भी ज्यादा पावरफुल थे। शायद से अगर मैं पिछले जितना पावरफुल होता तो मैं ये बैटल हार भी जाता, मगर बदकिस्मती से अब तुम लोग मेरी एक पिंकी की उंगली के बराबर भी नहीं हो। चलो, क्योंकि तुम लोग मुझसे इतनी बेदर्दी से लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को दिखा ही देता हूँ कि मैंने इस टावर में कितना कुछ मास्टर कर रखा है। ये कहते हुए दियो अपने जिस्म से यिंग यांग की पावर को रिलीज करता है, और रिलीज करते सारे दियो की यिंग यांग की पावर को सिर्फ रिलीज करने की ही देर होती है, तो दियो ना कि सिर्फ इनकी शातिर बैरियर को तोड़ता है बल्कि इनके साथ ही साथ अपने यिंग यांग पावर की सिर्फ एक ही झटके से वो नोबल फैमिली के सारे चूचों को उड़ा के फेंकता है, सवाए उन 2 अमीरजादों को छोड़ के। दियो ने जानबूझ के उन पे अटैक
चेक नहीं किया होता ताकि दियो बाद में अपनी तारीफें भी तो सुन पाए ना। हम देख पाते हैं यिंग यांग की पावर को देखने के बाद उन दोनों भाई की वहीं पे गीली हो जाती है। वो दोनों अब दियो से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वो दियो की तारीफें करने लगते हैं कि तुम तो एम्परर जितने पावरफुल हो, हम गरीबों को जाने दो। दियो अपनी तारीफें सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहा है। दियो कहता है अरे अरे बोलते जाओ, काफी अच्छा लग रहा है। तो हाँ यार, इसी तरह वो दोनों के दोनों भाई दियो की तारीफें करते रहते हैं और दियो जैसे कि घंटों तक अपनी तारीफें सुनता रहता है। मगर इसी बीच में दियो को उसी लड़की की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि स्वॉर्ड को अपनी मैजिकल पावर के कारण महसूस कर पाती है। दियो यहाँ से जल्दी से दोबारा से निकलने की करता है। दियो उन्हें जाते दौरान कहने लगता है तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना मैं तो और भी तारीफें सुनता। ये कहते हुए दियो यहाँ से फोन से रफू चक्कर हो जाता है। दियो के चले जाने के बाद उन दोनों भाइयों की जान बेजान आती है और उन्हें लग रहा था कि जैसे कि आज तो वो मर के ही रहेंगे। तो हाँ यार, अब हम दोबारा से उसी स्वॉर्ड वाली लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी दियो की तलाश में निकली होती है। वैसे मानना पड़ेगा कि ये मनहवा धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आप लोग इस मनहवा के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर यार, कहानी शिफ्ट होके एल्केमिस्ट और बड़े बड़े एम्परर्स पे जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं टावर की ये हालत देख के। और अब जैसे कि मैंने कहा था कि दियो ने 9th फ्लोर की मेन लेयर को तोड़ दिया, जिस वजह से सारे के सारे एल्केमिस्ट और एम्परर्स का ध्यान अब उसी टावर की तरफ बढ़ रहा होता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है, कि आखिर इतनी बड़ी ताकत किसकी होगी जिसने ईवंत के टावर के 9th फ्लोर की मेन लेयर को भी तोड़ डाला। अब इसी वजह के कारण टावर का पूरी मेन बैरियर वीक पड़ चुकी है। दूसरी तरफ ये खबर मिस जाबाशीरा तक भी जा पहुंची होती है। मिस जाबाशीरा चूंकि दियो से नहीं मिली होती तो इस बात का इल्म उससे भी नहीं होता कि आखिर 9th फ्लोर की मेन लेयर को किसने तोड़ा। मिस जाबाशीरा को जो असिस्टेंट होता है वो इस पर कहने लगता है आज तक काफी सालों तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। इससे पहले सिर्फ एक ही शख्स ऐसा करने में कामयाब हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि एम्परर वो है जो कि ज़ांज़स फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप सबको बता दूं, ज़ांज़स फैमिली वही लोग हैं जिन्होंने दियो को बचपन में किडनैप किया था। इस वक्त यही चर्चे हर एक बड़ा एम्परर, हर एक बड़ा एल्केमिस्ट और उनके असिस्टेंट इसी टॉपिक पे बातें कर रहे हैं। वो लोग यही कह रहे होते हैं कि सिर्फ एक एल्केमिस्ट या फिर एम्परर्स ही वहां के 9th फ्लेयर की मेन लेयर को तबाह कर सकते हैं, बल्कि आजकल के एम्परर्स भी इस काबिल नहीं है कि वो वहां के लेयर्स को तबाह कर पाए। तो दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि दियो की यिंग यांग की पावर मेन एम्परर्स और यहाँ तक बड़े बड़े एल्केमिस्ट को भी टक्कर दे सकती है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि अगर दुनिया में 10 एम्परर्स पाए जाते हैं तो उनमें से कोई गिने चुने 1-2 एम्परर ही होंगे जो कि दियो को अच्छी टक्कर दे पाएंगे। मगर फिलहाल दियो का यिंग यांग की पावर लेवल 1 पे है। दियो को इसे कल्टीवेट करके मास्टर लेवल तक ले जानी होगी। जबकि दूसरी तरफ दियो सारे टेंशनों से बेगम होके इस वक्त अपनी पेट पूजा पे ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। दियो जंगली की तरह अपने मुंह में खाना ठूस रहा होता है, ये कहते हुए कि इन फाइट्स वगैरह ने मुझे वाकई में पागल कर दिया, ठीक से पेट पूजा भी नहीं कर पाया। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे दोबारा से वही स्वॉर्ड वाली लड़की पहुंच जाती है और जिस टेबल पे दियो बैठ के पेट पूजा कर रहा था वो इस टेबल को ही बीच में से अपनी स्वॉर्ड से काट देती है। दियो उसे देख के कहने लगता है अरे बड़वी, तू यहाँ तक कैसे जा पहुंची। दियो वहाँ से भी अब भागने लगता है, मगर वो लड़की अभी भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी होती है। दियो उसे पीछे मुड़ के कहता भी है कि तुम एक कातलाना हसीना हो, कुछ तो शर्म करो, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी गलियों में लड़कों के पीछे भागते हो, खाक तुम्हारी इज्जत होगी। मैं इन प्यार वाली बातों पे यकीन नहीं रखता, तो प्लीज किसी और लड़के को तुम ढूंढ लो। वो लड़की गुस्सा होते हुए कहने लगती है अबे साले, अपनी शक्ल देखी है। तो दियो आगे से जवाब में कहता है उस रात में तेरी अम्मी ने भी मुझे यही कहा था बेड में एक साथ सोने से पहले। जो सुन के वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बस उसकी जान लेने के लिए तुल जाती है। दियो भागते भागते एक कोने तक जा पहुंचता है जहाँ पे भागने का कोई दूसरा रास्ता तक नहीं होता। दियो फिर चिल्लाते हुए इस लड़की से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो वो लड़की उससे कहती है अबे कुत्ते, हम सारे लोग मिलके उस एल्केमी के मटेरियल्स को चुराने आए थे। मैं तुम लोगों की जान बचाने में इतनी बिजी थी कि तुम लोगों ने इससे फायदा उठा के खुद तो एल्केमी के पार्टिकल्स को चुरा लिया और मेरे हाथ एक भी नहीं लगे। दूसरी बात, मुझे मालूम है कि तुम आगे तक गए थे 9th फ्लोर के और तुमने कुछ और भी ट्रेजर में पाया, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ उसके पार्टिकल्स तुम मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी यहीं पे जान ले लूंगी।
वो दियो को धमकाते हुए कहती है कि मुझे मालूम है कि 9th लेवल की मेन लेयर को तुमने ही तोड़ा है और इस वक्त सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि ये किसने किया, क्योंकि जब तुम 9th लेवल की मेन लेयर से बाहर आए थे वो अपने आप ही विनाश हो गई थी और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से महसूस किया था। अगर तुमने एल्केमी को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं ये जाके एम्प्रेस को बता दूंगी कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो दियो उसे आगे कहने लगता है, चलो बात समझ में आती है कि तुम एल्केमी के पार्टिकल्स चाहती हो, मगर इससे तुम्हारा क्या मतलब कि जो मैंने आगे पाया उसमें से भी तुम्हें कुछ चाहिए। मोहतरमा मैं तुम्हें बता दूं, आगे मैंने जो भी पाया वो अपनी कठिन मेहनत की वजह से पाया, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। और जहां तक 9th लेवल की बात है तुम्हारी मदद करने की, वो जंग का मैदान था, इसमें कोई ये नहीं देखता कि किसने किसकी मदद की। अपनी जानों को खुद बचाओ। चाहे जरूर तुमने हमारी जान तो बचाई थी, लेकिन हमने तुम्हें ये नहीं कहा था कि हमारी जान बचाओ, तुमने अपनी मर्जी से बचाई थी। खैर यार दियो, इसके बाद एल्केमी के पार्टिकल्स उसे दिखाते हुए कहता है कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और भी काफी ज्यादा गोल्डन खूबसूरत एल्केमी में। तो अगर तुम ये चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसमें काफी ज्यादा शक्ति है। तो सॉर्ड वाली लड़की का ध्यान जब पूरे तरीके से उस गोल्डन एल्केमी पे होता है, दियो उसके सर पे एक जोरदार लगा के उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और वो कहता है, अबे साली तेरी इतनी औकात है कि जो मैं पाऊं उसमें से मैं तुझे हिस्सा दूं। मुझे मजबूरन अब तुम्हें बेहोश करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम ये बात जाके सबको बता देती। सीन शिफ्ट होके दियो पे जाता है जहाँ पे वो पूरे तरीके से अकेले बैठ के यिंग यांग की कल्टीवेशन में मगन होता है। कल्टीवेशन के बीच दियो अपने मन ही मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मैं जू स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा, लोग मुझसे कम पंगा लेंगे, मगर मैं जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ उतना लोग और मुझसे लड़ने आ रहे हैं। वो ये सोच के आते हैं कि अगर हम बंदे ज्यादा लेके आएंगे तो वो जीत जाएंगे। खैर यार हम देख पाते हैं दियो यहाँ पे दोबारा से यिंग यांग के बैच को तोड़ के उन्हें दोबारा से आपस में मिलाने लगता है ताकि वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ सके। और इसी तरह दियो की सॉर्सरर लेवल पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दियो का और अब उसके घर से बाहर निकलने लगता है आसमानों की ऊंचाई तक। दियो अब यिंग यांग की पावर में थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका है। दियो महसूस कर पाता है कि अब वो दीवार के बाहर भी देख पाता है और दूर दूर तक वो सुन भी पा रहा है। अब चूंकि यिंग यांग हमारे मेन कैरेक्टर दियो की बॉडी के साथ स्पिरिचुअल तरीके से कनेक्ट है, तो उसकी पावर में कल्टीवेशन करने की वजह से वो दियो के जिस्म में एक और सील को भी तोड़ डालता है, जिस वजह से दियो को अपने एक पास्ट की मेमोरी भी दिखती है जहाँ पे वो अपने फादर और मदर को देखता है। वो अपनी मदर को इतने सालों बाद पहली बार देख रहा होता है। उसे अपनी मदर का सही तरीके से चेहरा भी याद नहीं होता, मगर बदकिस्मती से दियो इसके बावजूद भी अपने मदर के क्लियर तरीके से चेहरे को नहीं देख पाता, क्योंकि सील अभी भी उसके जिस्म में लगी होती है। दियो जब गौर से अपने मदर के चेहरे को क्लियर करने की कोशिश करता है तो अचानक से उसके सर में शदीद किस्म का दर्द होने लगता है। दियो समझ जाता है कि इस यिंग यांग की पावर को और भी कल्टीवेशन की जरूरत है। अगर मैंने इसे जल्दी अपग्रेड ना किया तो ये मेरे जिस्म को भी नुकसान पहुंचाने लगेगी। दियो को यहाँ पे अपने फादर पे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि मैं अपने बूढ़े बाप से जब भी अपनी मदर के बारे में पूछता हूँ तो वो इस बारे में कुछ बताते तक नहीं है। दियो सोचने लगता है कि अगर मेरी माँ मर चुकी है तो आखिर मेरे डैड ये छुपाते क्यों है। मेरे ख्याल में जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। दियो सोचने लगता है क्या पता मेरी माँ शायद से जिंदा भी हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। दियो को यहाँ पे इतना क्लियर तो हो जाता है कि मुझे किडनैप किया गया था, मेरे माँ बाप मुझे बचाने आए थे, लेकिन इसी बीच मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी हालत को देख के मेरी मदर को डिवाइन हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करना पड़ा था। मत बताओ कि मुझे जिंदा रखने के लिए मेरी माँ ने अपनी जान को मेरे अंदर तो नहीं डाल दिया था। दियो के मन में काफी सारे सवालात गूंज रहे होते हैं, लेकिन एक का भी सॉलिड आंसर नहीं होता। तो वह बाहर पहाड़ों की तरफ जाके जोर से चिल्लाता है। दियो गुस्से में कहने लगता है, मेरे बाप चाहे तू मुझे बताता तो नहीं है, लेकिन दिखने से तो लगता है कि मुझे यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करके सील को तोड़ना ही पड़ेगा, मगर इसके लिए मुझे अपने मास्टर यामादा के दरबार में जाना पड़ेगा। वहां पे एल्केमिस्ट का हेडक्वार्टर भी है जहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी काफी अच्छे से काम करती है। ये सोच के वो जब मेन डोर से गुजरने ही लगता है कि वहां पे एक लड़की रास्ते में ही कल्टीवेशन कर रही होती है, और जब उसकी नजर दियो पे पड़ती है वो तो दियो को जानती नहीं होती क्योंकि दियो नया पर्सन होता है। और वो दियो को वार्न करते हुए कहती है कि यामादा की जगह पे मैंने आज तक तुम्हें कभी देखा भी नहीं, इससे आगे अगर एक कदम भी रखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, यहाँ पे सब सेलेक्टेड पर्सन ही आते हैं जिनको यामादा की तरफ से परमिशन होती है। तो यामादा उससे बताता है कि मैं स्टार एकेडमी की तरफ से यहाँ पे नया नया रिक्रूट हुआ, तो मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकती क्योंकि मुझे परमिशन है। जो सुन के इस ब्लू बालों वाली लड़की को याद आता है कि हाँ यार यामादा ने मुझे
मुझे बताया था कि कल परसों नया रिक्रूट आया है। वो लड़की उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे हर स्टूडेंट के बारे में नॉलेज होता है कि कौन यहाँ पे पढ़ता है। सॉरी, मैंने तुम्हारे चेहरे को कभी देखा नहीं था। अगर तुम नया रिक्रूट हो जिसका नाम दियो है तो तुम अंदर जा सकते हो। अब दियो जो अंदर जाने ही लगता है कि इसी बीच पे पीछे से रॉयल फैमिली के बंदे आ जाते हैं। ये लोग अनाया की तरफ से भेजे हुए बंदे होते हैं। अनाया वही लड़की है जो कि दियो की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसने एक वक्त में दियो को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो तुम लोग ये कह सकते हो कि अनाया ही ने इन लोगों को भेजा है दियो की दोबारा से जान लेने के लिए। दियो सोचने लगता है मेरा लड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन ये लोग रॉयल फैमिली से जरूर इनके पास कई सारे पैसे होंगे, तो इनको हराने के बाद मैं इनको लूट लूंगा। रॉयल फैमिली को अपने सामने देख के ये लड़की भी यहाँ पे कहने लगते हैं रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली ये दोनों वाहिद ऐसी फैमिली है जिनके हर बंदे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका यहाँ तक जो कमजोर बंदा भी होता है जिसने कल्टीवेशन ना भी किया वो आम कल्टीवेशन वाले बंदे से ज्यादा पावरफुल होते हैं। मगर ये सब कुछ देख के भी वो लड़की कहने लगती है चाहे तुम रॉयल फैमिली से हो या नोबल फैमिली से हो, स्टार एकेडमी में सिर्फ चुने हुए लोग ही अंदर आते हैं। और मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ कि स्टार एकेडमी के स्टूडेंट आम रॉयल फैमिली के बंदों से कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। दियो यहाँ पे उनसे कहता है वो सब तो ठीक है, मगर जब लड़ाई खत्म हो जाए तो अपनी जान की भीख मत मांगना, क्योंकि अब तक मैं जितने भी रॉयल और नोबल के बंदों से लड़ा हूँ, जब मैं उनके खानदान की पावर को कुचलता हूँ तो वो लोग आखिर पे भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। पर ये सुन के वो रॉयल फैमिली के बंदे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने हमारे रॉयल खानदान का मजाक उड़ाया। दियो यहाँ पे उस लड़की से कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी इनसे लड़ना चाहती हो, क्योंकि ये लोग यहाँ पे रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज दोनों से मुझे ही लड़ने दो। अगर मैं इन्हें हैंडल ना कर पाया तो इसके बाद तुम इन्हें हरा सकती हो। नजर चपकने की ही देर होती है। नोबल फैमिली के दोनों बंदे और दियो आपस में टूट पड़ते हैं। हालांकि इससे पहले वो दियो को छू भी पाते, दियो उनके एक बंदे को अपने एक मुक्के से कहीं दूर उड़ा के फेंकता है। ये देख के वो दूसरा रॉयल फैमिली का बंदा अंदर से काफी ज्यादा डर जाता है कि सिर्फ एक ही पंच से उसने उसे बेहोश कर दिया। दियो उसे वार्न करते हुए कहता भी है कि तुम रॉयल फैमिली के अब बंदे इतने ज्यादा मेरे आगे कमजोर हो चुके हो कि मुझे तो अपना ऑरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को अपने मैजिकल पावर के बिना ही काफी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी यिंग यांग की पावर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये कहते हुए दियो यहाँ पे उस पे भी काफी सारे हमले करके उसे यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से घायल कर देता है। दियो की स्पीड, उसकी पावर, उसके जलवे, उसका अंदाज देख के वो लड़की वहीं पे आंखें फाड़ के चौंक जाती है। अब इतने बड़े तरीके से घायल होने के बाद वो नोबल फैमिली का बंदा अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने लगता है, तो वो पीछे से लड़की दियो को वार्न करते हुए कहती भी है कि ये यहाँ पे अपने रॉयल ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई ज्यादा गजब की पावर होती है। इनके एक एक अटैक के पीछे काफी बड़ी ताकत छुपी होती है। वो रॉयल फैमिली का बंदा कहने लगता है कि दियो अब तो तुम गए, तुम्हारे वार मेरे आगे अब ना काफी है। तो दियो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमसे पहले भी एक रॉयल फैमिली के बंदे ने ये कहा था, मैंने उसे 20 फीट जमीन के अंदर दसा दिया था, अब वो उसकी कब्र उसी जमीन के नीचे है। ये कहते हुए दियो यहाँ पे अपनी यिंग यांग की पावर को अनलीश करता है और अपने एक खतरनाक किस्म के पाम से उसे आसमान की गहराइयों से यहाँ से बहुत दूर उड़ा के फेंकता है। अब ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के उस लड़की की तो रंग ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है क्या उसने यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बड़े बड़े एम्परर्स भी यहाँ तक यिंग यांग की पावर को ना के समझ पाए और ना के मास्टर कर पाया। जो देख के दियो भी थोड़ा हैरानगी से कहने लगता है मैंने तो उसे थोड़ा सा दूर उड़ा के फेंकना था ताकि मैं उसे लूट कर सकूं। दिखता है मेरी यिंग यांग की पावर पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। खैर यार, दियो अपने पास में ही मौजूद दूसरे रॉयल वाले बंदे को लूट करता है जिसे दियो ने एक ही पंच से नॉकडाउन किया था। दियो यहाँ पे कहता भी है कि बिल्कुल गेम की तरह अपने दुश्मन को नॉकडाउन करने के बाद मैं उसे लूट करता हूँ। दिखने से तो लगता है हमारा मेन कैरेक्टर दियो पबजी या फिर गैरीना फ्री फायर का बहुत बड़ा फैन है। वैसे आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप में से कौन कौन लोग पबजी या फिर फ्री फायर खेलते हैं? तो प्लीज यार मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे ये दोनों गेमें काफी ज्यादा पसंद है। और हाँ, एक और चीज, मुझे ये बात भी जरूर बताना कि अगर मैं गेमिंग चैनल में फ्री फायर या पबजी खेलूं तो क्या आप लोग देखेंगे? खैर यार, तो यिंग यांग की पावर को महसूस करने के बाद हम उसी फायर बर्ड को देखते हैं जिसकी पावर को महसूस करते
करते करते वो यहाँ तक जा पहुंचता है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं इसे बता दूं, ये वही परिंदा है जिसकी गंज दियो ने बाल को खींच खींच के कर दी थी। दियो को अपने सामने देख के उस परिंदे का मन करता है कि वो अपने सारे के सारे बदले को पूरा कर दे जो कि दियो ने एक वक्त में किए थे। वो फीनिक्स सोचने लगता है कि कल्टीवेशन करने के बाद मेरी फायर पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं दियो को जला के राख कर सकती हूँ। मगर शायद से उस परिंदे को यह नहीं मालूम था कि जब से दियो ने यिंग यांग की पावर को पाई है, इसके बाद से वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। खैर यार, जल्दी सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुल के आ ही जाएगी कि हमारा दियो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। फीनिक्स दियो के सामने आके दियो को अब चुनौती देते हुए कहता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। अबे पागल, सिर्फ दुनिया में तू वाहिद नहीं है जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। चलो मैं तुझे दिखाई देता हूँ कि आखिर पावरफुल होना किससे कहते हैं। अब हम देख पाते हैं दियो फीनिक्स के वार से भी पहले सब यहाँ पे अपना मामूली सा मैजिकल ब्लास्ट को शूट करता ही है। वो फीनिक्स के पास से होते हुए एक पहाड़ पे जा लगता है और देखते देखते वहां से पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब हो जाता है। तब कहीं जाके उस फीनिक्स को एहसास होता है कि हाँ यार, ये तो दियो का सब एक मामूली सा ब्लास्ट है, आखिर इसमें इतनी बड़ी पावर है। तो सोचो जब दियो अपना ऑरा अनलीश करेगा आखिर उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ के होगी। अब ये फीनिक्स यहाँ पे बहाने बनाते हुए कहता है, मैं तो सब देखना चाह रहा था कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि इंसानों के साथ मिलजुल के रहो, तो मैं तुमसे पंगा नहीं लेने आया बल्कि ये देखने आया था कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। वैसे भी मुझे देर हो रही है तो खुदा हाफिज। ये कहते हुए वो यहाँ से किसक लेता है तो दियो इसे कहने लगता है, हाँ हाँ यहाँ से किसक लो क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना हो जाएगी तुम्हारी धुलाई। इस फीनिक्स के यहाँ से चले जाने के बाद ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर दियो से कहती है, वैसे तुमने आखिर इतनी बड़ी ताकत कहाँ से पाई? क्या तुम ऐसे पैदा हुए थे या फिर तुमने कल्टीवेशन से पाए या फिर तुम किसी रॉयल या नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो? तो दियो उसे कहता है, यकीन करो मुझे अपने पास्ट के बारे में जरा सा भी कुछ याद तक नहीं है, बस इतना याद होता है हमारे दियो को कि एक बार वो बचपन में किडनैप हुआ था। कि थोड़ी देर में यहाँ पे हम देख पाते हैं एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर भी आ जाती है। बाय द वे मैं तुम लोगों को बता दूं, ये वही लड़की जो पार्ट 1 में आई थी और इसने दियो को 10 सुपर नेचुरल यिंग यांग की स्क्रॉल दी थी जो कि इतनी ज्यादा कीमती है कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही पाई जाती है। अब दियो तो वैसे तो रॉयल फैमिली से नफरत करता होता है, लेकिन दियो सब रॉयल फैमिली में इस लड़की की रिस्पेक्ट करता होता है क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दिल की अच्छी है। दियो उसको देख के कहने लगता है, मास्टर जेड आप यहाँ पे खुद चल के क्यों आई? मुझे बताती मैं आपके पास आ जाता। मास्टर जेड कहती है, खैर कोई बात नहीं, काफी वक्त हो चुका है हमें मिले हुए, तो क्यों ना बैठ के चाय पी ले। इसके बाद दियो और मास्टर जेड अब स्टार एकेडमी की गहराइयों तक बढ़ने लगते हैं। पीछे से वही लड़की मास्टर जेड को देख के कहने लगती है, मुझे यकीन नहीं आता कि दियो का उठना बैठना इतने बड़े बड़े मास्टर से है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है और इस सॉर्सर की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ना हो जो कि मास्टर जेड को ना जानता हो। दूसरे सीन में हम दियो और मास्टर जेड को आपस में बैठ के चाय पीते हुए देखते हैं। मास्टर जेड उसे बताती है, वैसे तो मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ मगर मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि हॉल ऑफ स्टार का जन्म होने को जा रहा है। लेजेंड्स के मुताबिक इस दौरान तुम काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर को पाओगे जो कि वैसे तुम पा नहीं सकते। तो मेरा मानना है शायद से कोई कीमती ट्रेजर हाथ लग ही जाए। वैसे भी मैं मास्टर जेड हूँ, लोगों की मुझसे काफी ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है। तो दियो आगे से कहता है, मास्टर जेड आप तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप तो क्या बल्कि ट्रेजर आपको खुद चुनते हैं। बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप सबको बता दूं, काफी सारे ट्रेजर ऐसे होते हैं जो अपने मास्टर को खुद ही चुनते हैं और ऐसा मास्टर जेड्स के साथ काफी बार हो चुका है। मास्टर जेड को कई सारे ट्रेजर खुद ही अपना मास्टर चुनते हैं। अब चूंकि मास्टर जेड को हर चीज के बारे में जरूर मालूम होता है तो दियो उसे यिंग यांग की ओरिजिन के बारे में पूछने लगता है। तो मास्टर जेड दियो से कहती है, ये बात तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि ये यिंग यांग पाम वन ऑफ द सुपर नेचुरल में से एक है जो कि इंतहाई ज्यादा पावरफुल है। इसकी शुरुआत इतिहास से हुई थी। अगर मैंने तुम्हें अभी समझाने लगी तो इस पे काफी वक्त लग जाएगा और मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि यहाँ पे दियो काफी ज्यादा फ्लेक्स मारते हुए कहता है, मास्टर जेड मैं वन ऑफ द सुपर नेचुरल यिंग यांग पावर के इस्तेमाल को करना जानता हूँ। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो मास्टर जेड उसे कहती है,
मुझे काफी हल्के में ले रहे हो। मैं जब तुम्हारे साथ अभी अभी मिली थी उसी वक्त मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम यिंग यांग के इस्तेमाल से वाकिफ हो, मगर जिस तरह से तुम यिंग यांग को प्रैक्टिस कर रहे हो ये काफी ज्यादा शुरुआत का लेवल है, अभी काफी ज्यादा कुछ सीखने को बाकी है। खैर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि बिगिनिंग स्टेज को काफी अच्छे से मास्टर करो। इसके बारे में एक सच्ची अफवाह ये भी है कि अगर तुम इसे अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो फिर तुम एक ऐसी सीक्रेट जगह को पाओगे जो कि यिंग यांग के एंसेक्टर ने खुद ही पीछे छोड़ के गया। तुम्हें याद होगा दियो कि मैंने तुम्हें एक स्क्रॉल दी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम यिंग यांग को प्रैक्टिस कर पाओगे। जो सुन के दियो इस कदर अंदर ही अंदर से हैरान हो रहा होता है कि उस दौरान तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं यिंग यांग सीख भी पाऊंगा, लेकिन मास्टर जेट मुझे सब देख के ही पहचान गई थी। तो दोस्तों इससे हमें मालूम पड़ता है कि आखिर मास्टर जेट इतनी ज्यादा जवानी में कितनी ज्यादा समझदार है और आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हमें ये भी बताया जा रहा है कि मास्टर जेट सब बंदे को एक नजर देख के ही पहचान लेती है कि आखिर वो कितना ज्यादा काबिल है। हमें ये भी बताया जाता है कि मास्टर जेट इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अभी तक एम्परर नहीं बन पाई। अब ऐसा नहीं है कि मास्टर जेट एम्परर बनने के काबिल नहीं है, बल्कि मास्टर जेट एम्परर से भी कई गुना ज्यादा काबिल है। अलबत्ता मास्टर जेट ने खुद ही एम्परर बनने की पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया था। जाते जाते वो यहाँ पे दियो को एक टोकन देते हुए कहती है कि इस टोकन पे मेरा सिग्नेचर है, जब तक तुम्हारे पास ये टोकन है तुम किसी भी बड़ी जगह पे घुस सकते हो और तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। इस टोकन को थाम रखने का मतलब यही है कि तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हो और कोई मजाल भी नहीं करेगा तुम्हें किसी भी बड़ी जगह से निकालने की। ये कहते हुए मास्टर जेट यहाँ से चली जाती है। दियो सोचने लगता है चलो देखते हैं कि आखिर इस टोकन में कितनी बड़ी ताकत है। ये कहते हुए दियो एक ऐसी जगह में एंट्री मारने को जा रहा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के बंदे ही आते हैं, जैसे कि रॉयल्स या फिर नोबल्स, क्योंकि इस जगह में इंतहाई कीमती ट्रेजर वगैरह बनते होते हैं। वो अंदर एंटर ही करता है कि इसी बीच में उसकी नजर अनाया पे पड़ती है जो कि यहीं पे काम करती होती है, क्योंकि वो भी एक नोबल फैमिली से होती है। दियो को यहाँ पे देख के अनाया के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनाया दियो को ठीक ठाक हालत में देख के सोचने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ बंदे दियो के पीछे भेजे भी थे, मगर ये साला अभी भी जिंदा है, क्या वो लोग हार गए? अनाया को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दियो के साथ करे तो करे भी क्या, कि तभी अनाया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पिछले दिनों की तरह दोबारा से दियो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। और फ्लर्ट करते करते वो जूजुई हेल पॉइजन का फ्लेम उसके ऊपर फेंकने को ही जा रही होती है कि दियो उस ट्रक को वहीं पे उसके हाथ को पकड़ के दबोच ही लेता है। तो दियो उससे कहने लगता है जमाना बदल जाएगा मगर तुम्हारी चीप ट्रिक अभी भी पुरानी की पुरानी और बेसवाद है। अनाया अब शोर मचाने लगती है कि ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर दियो उसे पकड़ के सीधा जमीन पे फेंकता है। इसके बाद दियो से कहने लगता है अबे मेंढकी, तेरे जिस्म में अब बचा ही क्या कि मैं तुझे छेड़ूं? वैसे भी जब से तेरी सच्चाई मुझे मालूम पड़ी है तुझे देख के भी उल्टी आती है। जबकि अनाया के शोर मचाने की वजह से यहाँ पे फौरन से रॉयल गार्ड सिचुएशन को संभालने आते हैं। अनाया यहाँ पे दियो पे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा था और सबसे बढ़ के यहाँ पे सब नोबल और रॉयल्स आते हैं। ये बंदा किसी ट्रैश फैमिली से है मगर इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कदम रख रहा है। इसी बीच में एक गार्ड यहाँ पे दियो के गिरबान को पकड़ते हुए कहने लगता है ओए कीड़े, तूने उससे हरास किया, तुझे पता भी है तू ये क्या कर रहा है? तू नोबल खानदान की इज्जत पे हाथ उठा रहा है। तो दियो आगे से कहता है रॉयल या फिर नोबल जो भी हो, मेरे आगे कीड़े के मायने रखते हो, चकुंदर अपने हाथों को हटा। ये कहते हुए दियो उसके हाथ को दबोच के उससे कहीं दूर फेंकता है। ये सारा का सारा शोर शराबा सुन के यहाँ पे इनका मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो गार्ड्स यहाँ पे मैनेजर से कहते हैं कि इस चकुंदर ने हमारी नोबल फैमिली की इज्जत पे हाथ डाला है। दियो काफी दूर से उसकी पावर को महसूस कर पा रहा होता है। दियो कहने लगता है कि यहाँ का मैनेजर काफी ज्यादा पावरफुल है और फिर ही कहीं जाके दियो को एहसास होता है कि उसे यहाँ का मैनेजर क्यों बनाया गया है, ताकि वो इस जगह को आम चकुंदरों से डिफेंड कर सके। इसी मौके पे यहाँ पे अनाया मैनेजर के सामने भी ड्रामे नचाने लगती है, मगर इन्हीं सारी बातों ही बातों में उस मैनेजर का ध्यान दियो की उस बैच पे पड़ता है जो कि उसे मास्टर जेड ने दिया होता है। उस बैच को देखने के बाद यहाँ तक यहाँ का मैनेजर नोबल फैमिली से और इंतहाई ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो भी अपनी औकात पे सीधा आ जाता है। वो दियो को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि दिलों की गहराइयों से आपका स्वागत है हमारे इस गरीब से घराने में, और
आपको जितना इम्पोर्टेंट ट्रेजर भी यहाँ से मिलता है आप वो फ्री में भी ले जा सकते हैं। और इस चीज की उम्मीद यहाँ पे अनाया को जर्रा भी नहीं थी। वो यहाँ पे मजीद ड्रामे नचाते हुए कहती है कि इस शख्स ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, मगर मैनेजर उसकी बकवास और ना सुन पाता और वो उसे चपेड़ मारते हुए कहता है तेरी इज्जत की ऐसी की तो तैसी, निकल यहाँ से। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे घसीटते हुए बाहर निकालो और वो लोग उसे जूजू घसीट के बाहर निकाले होते हैं। तो मैनेजर भी उसे ठुड्डे मार रहा होता है। ये सब देख के दियो को आखिर मालूम पड़ जाता है कि आखिर इस बैच की कितनी बड़ी ताकत है। जहाँ पे सब नोबस को ही जाना अलावा है वहाँ पे दियो कितनी आसानी से होकर वापस भी आ जाता है। दियो के चले जाने के बाद मैनेजर से उसका एक चमचा पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो टोकन या फिर वो बैच असली था। तो उसका मैनेजर उसे बताता है अबे गधे, हमारी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा पावरफुल है तुझे ये बात पता भी है, तो नकली तो बनाने का सवाल ही नहीं उठता। तो जिसने भी ये टोकन को अपने हाथों में थाम रखा होता है इंडीड उसने अपने हाथों में असली चीज को पकड़ रखा होता है। जिसके पास भी ये टोकन होता है वो मास्टर जेट को जरूर जानता होता है, तो उससे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। क्या तुम्हें इस टोकन की वैल्यू के बारे में नहीं मालूम? ये टोकन हम जैसे नोबस के हाथों में भी नहीं लगता। ये दुनिया के इंतहाई इंपॉर्टेंट लोगों के पास ही सब पाए जाते हैं। दूसरे सी में हम दियो को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पे दियो यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करके दोबारा से अपनी बची कुची सील्स को तोड़ने की कोशिशों में जारी होता है। कि थोड़ी देर में दियो सील को तोड़ने में कामयाब होता है और इसी तरह दियो अपनी मेमोरीज को देख पा रहा होता है जब दियो कोई 4-5 साल का लड़का होता है। जहाँ पे दियो अपने फादर को जवानी में देख के कहने लगता है अरे वाह, मेरे फादर जवानी में कितने ज्यादा हैंडसम दिखते थे। और साथ ही उसकी माँ भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। दियो का फादर कहने लगता है हमारा बेटा तो ज्यादातर सोता ही रहता है, अगर रिश्ता चलता रहा तो वो कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर पाएगा। तो दियो की मदर कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा कल्टीवेशन की दुनिया में जा फंसे। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, डॉक्टर बने या फिर कोई इंजीनियर। जो देख के दियो कहता है हाँ मदर आप ये क्या बोलिए, मैं तो ऑलरेडी फंस चुका हूँ इस कल्टीवेशन की बदबूदार दुनिया में। और यहाँ पे दियो को मालूम पड़ता है कि उसका फादर अपनी जवानी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, जिस वजह से उनका उठना बैठना बड़े बड़े एम्परर्स में होता था। और वो बड़े बड़े एम्परर्स चाहते थे कि उनके दोस्त का बेटा बहुत बड़ा कल्टीवेटर खिलाए और एक महान सोर्सरर बने। तो वहीं पे टोरा क्लैंक का बहुत बड़ा एम्परर दियो के फादर से कहने लगता है चाओ यंगबिंग, एक बात तो बताओ, तुम्हारा बेटा हर वक्त सोता क्यों रहता है? हम चाहते हैं कि वो एक महान योद्धा बने। मत भूलो, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ तक मेरे क्लैन का एम्परर खिलाए। तो दियो का फादर चाओ यंगबिन यहाँ पे कहने लगता है सुनिएगा, जो आपके क्लैन टोरा में से एक शख्स है जिसका उठना बैठना ज़ांजस क्लैन के लोगों में से है, तो मैं चाहूंगा कि आप उससे कह के हमारे बेटे को ज़ांजस क्लैन के सोर्सरर डॉक्टर्स को दिखाइएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, ज़ांजस इस दौर का सबसे पावरफुल क्लैन माना जाता होता है। दियो का फादर चाओ यंगबिन यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि मैं खुद भी चाहता हूँ मेरा बेटा महान ही बने, तो प्लीज इसे ज़ांजस क्लैन के बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर्स को दिखाइएगा। मगर इस बार उसके बाप को पता नहीं होता कि वो अपने पैर पे ये रिक्वेस्ट करके कुल्हाड़ी मार रहा है। खैर यार, तोरा यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट को कबूल करता है और अब कहानी उसी सीन पे जाती है जहाँ से हमारी पूरी की पूरी सीरीज की शुरुआत होती है। वो तूफानी रात, जहाँ पे कहानी ज़ांजस के हेडक्वार्टर्स पे जाती है, जहाँ पे हम दियो के पेरेंट्स के सामने उसी टोरा फैमिली के बंदे को देखते हैं जिसका नाम दाओ होता है। मगर दियो के फैमिली को ये मालूम नहीं होता कि ये दाओ नाम का शख्स ज़ांजस की फैमिली के साथ मिला होता है और ये एक बहुत बड़ा गद्दार होता है। खैर यार, दाओ यहाँ पे उन्हें कहने लगता है कि अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे अकेले में ही एग्जामिन करूंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई और वहाँ पे आए। अलबत्ता दियो के फादर चाओ यंगबिंग का उठना बैठना टोरा के मशहूर बंदों में होता है और ये भी टोरा क्लैन के मशहूर बंदों में से ही होता है। तो दियो के फादर ने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि ये शख्स अपने क्लैन के साथ ही गद्दारी करेगा, जिस वजह से दियो का फादर उसे अपना बेटा हवाले करते हुए कहता है कि प्लीज थोड़ा जल्दी करना। वैसे तो दाओ खुद भी छुपके से एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, तो इसी वजह से जब वो यहाँ पे दियो के जिस्म को एग्जामिन करता है तो दियो की फिजिक देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पे ज़ांजस क्लैन का एम्परर भी मौजूद होता है और यही बात वो ज़ांजस क्लैन के एम्परर को बताता है। ये लड़का अपने आप में ही खास है। इस लड़के का बिल्ट इन वॉरियर जिस्म है जो कि करोड़ों बरसों में सिर्फ एक बार इतिहास में ही होता है, लेकिन दाओ से बताता है कि मैं इसके वॉरियर जिस्म की बिल्ट इन एबिलिटीज को छील के आपके बेटे के अंदर भी डाल सकता हूँ और वो दुनिया का सबसे पावरफुल एम्परर खिलाएगा। जो सुन के ज़ांजस का एम्परर लालच में आ जाता है कि ओरिजिनल वॉरियर की बॉडी हमें हर हालत में चाहिए। दियो ज़ांजस क्लैन के एम्परर वू को जानता होता है,
ये बंदा इंतहाई ज्यादा पावरफुल एम्परर होता था और एक वक्त का सबसे टॉप एम्परर भी खिलाता था। यहाँ पे दा अपने सॉर्सरर मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके दियो से ओरिजिनल वॉरियर की बॉडी छीन के यहाँ पे एम्परर वू के बेटे को देना चाह रहा होता है। तो इसी वजह से इन्होंने दियो को बॉल ऑफ मैजिकल के अंदर ट्रैप करके रखा होता है, जिसका दर्द अब दियो की 100 से कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम देख पाते हैं दियो यहाँ पे जू डैमेज लेता है तो प्रेजेंट में भी मौजूद दियो को अपने जिस्म में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उसकी मदर और उसका फादर उसके चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं और फौरन से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और दरवाजे के करीब पहुंच के उसका फादर महसूस कर पाता दूसरे ओरा को कोई उसकी बॉडी को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा है। उसका फादर जमीन में से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ओरा के हाथों को समन करके दरवाजे को बूसा मार के तोड़ देता है। अंदर आते सारे चाओ यांगमिन अपने इन्हीं हाथों से यहाँ पे फोनस से दाव पे भी वार करता है, लेकिन दाव अपने आसपास को एक मैजिकल बैरियर से कवर कर लेता है। उतने में ही उसकी मदर फोनस से उड़ते उड़ते जाके अपने बेटे तक जा पहुंचती है। वो अपने बेटे को तकलीफ में देख उसका कलेजा दर्द के मारे फटने लगता है। अब वो उसे चूजू बॉल ऑफ मैजिकल एनर्जी से बाहर निकालने ही लगती है कि पीछे से उस पे एम्परर वू हमला कर देता है। मगर दियो की मदर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। वो यहाँ पे अपनी की स्वॉर्ड को बाहर निकाल के एम्परर वू के वार को वहीं पे रोक लेती है। एम्परर वू जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर है, यहाँ तक कोई बंदा उसके मामूली अटैक्स को भी नहीं रोक पाता। मगर दियो की मदर काफी आसानी से उसके वार को रोक लेती है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ तक दियो की मदर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी, जो कि उस वक्त पे नोबल फैमिली कोई और नहीं बल्कि ज़ांजस क्लैन होता था। यहाँ तक वो लोग भी उसकी मदर की पावर की दाद देते होते थे। खैर यार, यहाँ पे एम्परर वू तरह तरह के वार उसकी मदर के खिलाफ बरसाता रहता है, जिससे रोकते रोकते यहाँ तक दियो की मदर भी डैमेज लेती है, जो सब देख के चाओ यांगबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मगर इस वक्त वो यहाँ पे ज़ांजस क्लैन के खतरनाक बंदों से लड़ रहा होता है और उन्होंने उसे एक बैरियर के कारण दबोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर उसका फादर अपने बीस्ट मोड का इस्तेमाल करके उनकी फोर्स फील्ड को वहीं पे तबाह कर देता है। इसके बाद वो अपने खतरनाक वार से वहीं पे ज़ांजस क्लैन के खतरनाक किस्म के चमचे को हरा देता है, जो कि इंतहाई ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो। तो तभी दियो का फादर यहाँ पे अपने बीस्ट मोड का इस्तेमाल करके उसे बॉल ऑफ मैजिकल से बाहर निकालता है। मगर जब दियो की मदर अपने बेटे का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने आंखों और कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता। वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि यहीं पे दियो के चेहरे पे काफी सारे क्रैक्स आ रहे होते हैं। दियो को इंतहाई ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जो सब देख के उसका बाप भी पूरे तरीके से अंदर से हिल कर रह जाता है। उसे अपने कानों आंखों पे उससे भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो काफी ज्यादा गुस्से में बहते हुए अपने ओरा से उबरने लगता है और वो कहता भी है कि इसकी प्राइस तुम लोग अपनी जान की बाजी से मुझे पे करोगे। तुम लोगों ने जो मेरे बेटे के साथ किया, इसके लिए मैं तुम्हारी जानों को नौच लूंगा। दियो का फादर गुस्से में बहते हुए उन सब पे टूट पड़ता है। वो सारे लोग यहाँ पे जल्दी से पीछे हटने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम दियो की मदर को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की हालत को देख के उसके आंखों में आंसू भराते हैं। वो टूट के रह जाती है अंदर से। इसी तरह दियो की मदर यहाँ पे डिवाइन हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करने लगती है अपने बेटे को हील करने के लिए। अब यहीं पे ज़ांजस क्लैन के बंदे एक ईवल स्पिरिट को समन करते हैं। तो हाँ यार, जब चाओ यांगबिन, उसकी मदर और दियो को लेके वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तो उनका पीछा वो ईवल स्पिरिट कर रहा होता है, जो देख के उसकी मदर कहने लगती है कि इस तरह हम भाग नहीं सकते, वो ईवल स्पिरिट हमारे तक जल्दी जा पहुंचेगा। तो चाओ यांगबिन कहता है कि तुम हमारे बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ, मैं उस ईवल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करता हूँ। जिस पर दियो की मदर ऐसा ही करती है और पीछे चाओ यांगबिन अकेला रह जाता है। वो पूरे तरीके से तैयार होता है अपने आप को कुर्बानी देने के लिए। सबसे पहले चाओ यांगबिन यहाँ पे एक खतरनाक किस्म का स्पेल का इस्तेमाल करता है उस ईवल स्पिरिट के खिलाफ। मगर भागते दौरान पीछे से उसकी बीवी उसे कहने लगती है कि ये पूरी की पूरी जगह एक बैरियर से कवर है, हम यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। इसके बाद थोड़ी देर में ज़ांजस फैमिली के लोग उनके सामने सीधा जाके खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के दियो का फादर चाओ यांगबिन अपनी वाइफ से कहता है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। तो इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों जिंदा के जिंदा यहाँ से बाहर निकलो किसी भी हालत में। तो उसकी वाइफ तुरंत से इनकार करते हुए कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो दोनों मिल के मरते हैं और किसी भी हालत में दियो को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालते हैं। अब यहीं पे दियो का फादर एक स्पेल को कास्ट करता है, जो कि कुछ देर के लिए उनकी बॉडी को गायब कर देती है। अब जब वो लोग यहीं पे गायब हो जाते हैं, तो उसका फादर अपने बेटे
बेटे के सर पे हाथ रख के एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है, मेरे बेटे, अगर 1000 साल बाद तुम्हें मौका मिले इस सोल को ओपन करने का तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने रास्ते को ढूंढो। इसके लिए शायद से मुझे तुम्हारी एबिलिटी को भी सील करना पड़े, क्योंकि मैं चाहूंगा कि तुम एक महफूज जिंदगी आगे जियो। ये सब दियो जूजू देख रहा होता है तो अपनी मेमोरीज में भी वो काफी ज्यादा अफसरदा हो जाता है कि उसके माँ बाप उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने को जा रहे हैं। दियो कहने लगता है, आप मेरे डैड, मैं हमेशा आपको बकवास डैड मानता आया हूँ और मैंने कभी आपकी सुनी भी नहीं, मगर आप मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। दियो पूरे तरीके से टूट जाता है ये सब कुछ देख के, वो कितना बड़ा नाफरमान है अपने माँ बाप का। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि दियो की मदर के साथ क्या हुआ होगा और आखिर दियो और उसके फादर ने कैसे सरवाइव किया होगा? मगर फिलहाल हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।